नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बोर्ड परीक्षा 2023 के क्लास 12th मैथ्स के पेपर का हल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर हमें यहाँ लिखना है। हमें दिया हुआ है fx इज इक्वल टू 5x। fx किसके बराबर है? 5x के। यदि हम इससे fx1 लें तो क्या हो जाएगा? 5x1 हो जाएगा। fx2 लें तो 5x2 हो जाएगा। तो क्या हम यदि fx1 को fx2 के बराबर लेते हैं तो क्या स्थिति बनती है? 5x1 इज 5x2 हो जाएगा। 5 से 5 कैंसिल, x1 इज इक्वल टू x2 हो जाएगा। यानी प्रत्येक x1 बराबर x2 के लिए प्रत्येक fx1 बराबर fx2 है, यानी फलन एक ही तो है। फिर हम यहाँ देखते हैं कि fx इज इक्वल टू, यदि हम y लेते हैं तो y इज इक्वल टू 5x एंड x इज इक्वल टू y अपॉन 5 हो जाएगा। यानी फलन कैसा है? आच्छादक भी है। तो प्रत्येक का उत्तर उपलब्ध है, यानी आच्छादक भी है। तो एकाएकी आच्छादक ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है बच्चों। दूसरा है, यहाँ पर हम लेते हैं tan इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान बराबर है। तो देखिए इसे हम करते हैं। यहाँ पर दूसरे नंबर में सबसे मान रख देते हैं। सबसे पहले tan इनवर्स कितना है? tan इनवर्स अंडर रूट 3 और माइनस है sec इनवर्स -2। तो देखिए यहां पर वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स अंडर रूट 3 यानी π/3 की वैल्यू है, और यहां पर माइनस sec, देखिए sec ऋणात्मक कब होगा? द्वितीय चतुर्थांश में होगा, यानी पाई माइनस, और ये कितना? π/3। तो π/3 की वैल्यू यहां पर π/3 माइनस ये हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई यानी 2 पाई/3, और ये हो जाएगा 2 पाई/3 में से π/3 जब जाएगा तो माइनस π/3 होगा, यानी माइनस π/3 इसका ऑप्शन नंबर बी होगा बच्चों। फिर यहाँ पर देखिए तीसरे नंबर पर क्या दिया हुआ है। तीसरे नंबर पर दिया है ए, हमारे पास दिया है कॉस अल्फा। ए की वैल्यू है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा और फिर कॉस अल्फा। तो हमें क्या देखना है? देखिए ए लिख देंगे हम सबसे पहले। तो ए क्या है? कॉस अल्फा, फिर यहाँ है साइन अल्फा, फिर है माइनस साइन अल्फा, और फिर है कॉस अल्फा। ठीक है। अब यहाँ पर हमें जब एडेस निकालना होगा, तो एडेस निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? एडेस कैसे निकलेगा? ये देखिए, ये चला जाएगा यहाँ पर कॉस अल्फा और ये साइन अल्फा आ जाएगा यहाँ पर, फिर ये माइनस साइन अल्फा यहाँ आ जाएगा, और ये हो जाएगा कॉस अल्फा। जब हम a प्लस एडेस करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा? 2 कॉस अल्फा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0। ये हो जाएगा 2 कॉस अल्फा। वास्तव में a प्लस एडेस किसके बराबर है? i के बराबर है, यानी 1 0 0 1 के बराबर है। अब हम क्या कर देंगे? तुलना कर देंगे। तुलना करने पे हमें क्या प्राप्त होगा? तुलना करने पर प्राप्त होगा 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1। तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/2, यानी कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस π/3। तो अल्फा इज इक्वल टू π/3। अल्फा की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर π/3 है बच्चों। ठीक है। अब लेते हैं चौथा। चौथा में देखिए क्या है चौथा। यदि a 2 गुणा 2 कोटि का एक वर्ग अवयव हो तो सारणिक 5a का मान होगा। तो देखिए सारणिक 5a क्या होगा? 2 गुणा 2 कोटि का है, यानी 2 पंक्तियां हैं। प्रत्येक पंक्ति से एक 5 को कॉमन लेंगे तो 2 पंक्तियों से 2 5 कॉमन हो जाएंगे, और मॉड ए 25 सारणिक ए। 25 सारणिक ए मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। पांचवें नंबर में देखते हैं, यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या दिया है? देखिए पांचवें में दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.5 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0 है। तो हमें प्रोबेबिलिटी a/b यानी b के घटित होने के बाद a की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगी? तो देखिए
हमारे पास फार्मूला है बी के घटित होने के बाद ए की प्रोबेबिलिटी जो घटित हो गई है उसे लिखते हैं नीचे, ये हो गया ए बी, और ए इंटरसेक्शन बी लिख दिया ऊपर। तो हमारे पास देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू तो दी गई है, उसे रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो गई 0 और प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर में 0 आ गया, हर में 0 आ गया, इसका मतलब कि इस तरह का मान परिभाषित नहीं है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा परिभाषित नहीं। फिर देखिए बच्चों 6वें नंबर पर क्या दिया है। 6वें नंबर पर दिया है हमें एक सारणी दी गई है x, यहाँ 18 और फिर यहाँ पर 2, यहाँ x। तो यहाँ पर इसे जब हम हल करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, इस पूरे की वैल्यू है 0, x स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x स्क्वायर इज इक्वल टू 36 एंड x इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है बच्चों। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करना है, हमें y इज इक्वल टू दिया है तो हमें dy अपॉन dx ज्ञात करना है। dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, d अपॉन dx, और इससे हम क्या लिख देंगे, अंडर रूट e टू द पावर अंडर रूट x। क्या हो जाएगा ये, d अपॉन dx e टू द पावर x की घात 1/2 की घात 1/2 था तो दोनों का गुणा हो जाएगा, d अपॉन dx और e की घात x की घात 1/4। तो जब हम इसे t मान लेंगे तो ये हो जाएगा e की घात x की घात पूरी घात, और फिर हो जाएगा d अपॉन dx x टू द पावर 1/4। अब जब हम इसका इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए बच्चों e की घात x पूरे की घात 1/4 और यहाँ पर हो जाएगा 1/4 आ जाएगा सामने, और x की घात 1 में से, है ना, 1/4 में से 1 घटेगा तो -3/4 हो जाएगा। अब ऋण 3/4 है इसलिए घात आ जाएगी नीचे, e की घात x पूरे की घात 1/4 बटे यहाँ आ जाएगा 4 और x की घात 3/4। ये अंश जो है ये पूरा y का मान है ना, ये पूरा y का मान है, तो y बटे हो जाएगा 4x की घात 3/4। ये हमारा आंसर है बच्चों। तो यहाँ लिख देंगे y अपॉन 4 और x टू द पावर 3/4, ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर प्रति सेकंड त्रिज्या r के सापेक्ष, जबकि r बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो बहुत आसान है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, मतलब पाई आर स्क्वायर में परिवर्तन की दर क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 2 पाई आर, 2 सामने आ जाएगा। अब हमें r बराबर कितना रखना है, 5 सेंटीमीटर, 2 पाई 5 तो हो जाएगा 10 पाई। अब वृत्त के क्षेत्रफल की इकाई क्या है, वर्ग सेंटीमीटर, और प्रति सेकंड ज्ञात करना है इसलिए प्रति सेकंड, तो 10 पाई यहाँ लिख देंगे 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड, अब लिख सेकंड, ठीक है। अब आगे देखिए तीसरा बच्चों, यहाँ पर दिया है इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x dx की क्या वैल्यू होगी, क्या वैल्यू होगी, तो ये तो हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये पूरे की वैल्यू है पाई/2 dx हमें ज्ञात करना होगा, तो पाई/2 बाहर निकल जाएगा और यहाँ dx का हो जाएगा x, और जब इंटीग्रेशन होगा तो इंटीग्रेशन नियतांक लग जाएगा, ये हो जाएगा पाई/2 x प्लस c हो जाएगा बच्चों यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर चौथा क्या है, 3 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या। अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में कितने स्वेच्छ अचर होंगे, 0 होंगे। आगे देखिए त्रिभुज की तीनों भुजाओं को क्रम में लेने पर उनका सदिश योग क्या होगा। चलिए इसे हल करते हैं। त्रिभुज की तीनों भुजाओं को हम क्या ले लेंगे, क्रम में ले लेंगे, तो उनका सदिश योग क्या होगा। सबसे पहले हम त्रिभुज का सदिश योग नियम जानते हैं। क्या जानते हैं कि एक त्रिभुज है यहाँ पर हम ले लें कि ए बी, देखो ए से बी की दिशा में क्या होगा, ए बी होगा, ठीक। बी से सी की दिशा में जो होगा बी सी होगा, है ना, ए बी बी सी। लेकिन ए से ही चल के मान लो हम ए से सी की दिशा में जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं, तो ए बी और बी सी दोनों का सदिश योग किसके बराबर होगा, ए सी के बराबर होगा। ये हमें पता है क्योंकि ए बी गए फिर बी सी गए और यहाँ से ए सी गए, तो दोनों का सदिश योग किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख देंगे
कि जब हम AB धन BC को, ये इसका चिन्ह यदि हमें बदलना है, दिशा यदि बदलना है, तो CA क्या हो जाएगा, माइनस CA हो जाएगा। AC क्या हो जाता है, माइनस CA हो जाएगा। अब ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब हमें चाहिए AB धन BC धन CA, है ना। क्या पूछा जा रहा है, तीनों भुजाएं क्रम से लेने पर उनका सदिश योग कितना होगा। तो तीनों का क्रम से लेने पर क्या हो जाएगा, AB है, ठीक है, BC है, और फिर CA को हम क्या लिख सकते हैं, CA को क्या लिख सकते हैं, माइनस AC लिख सकते हैं ना। देखो CA कैसे हुआ, AB धन BC दोनों की वैल्यू कितनी है, CA है, डायरेक्ट हम लिख देते हैं यहाँ पर माइनस CA है, माइनस CA प्लस CA कितना हो जाएगा, ये दोनों की वैल्यू हो जाएगी 0। तो इनका सदिश योग भी कितना होगा, 0 होगा। यानी AB धन BC धन CA की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। अब यहाँ पर देखिए X, Y और Z अक्षों की दिक् कोज्याएं क्रमशः खलिस्तान होती हैं। अब हमको इनके अक्षों की दिक् कोज्याएं ज्ञात करना है। तो हम जान रहे हैं दिक् कोज्याएं यानी हमें क्या ज्ञात करना है, कोसाइन ज्ञात करना है, कॉस ज्ञात करना है। कॉस कैसे ज्ञात करेंगे, हम यह जान रहे हैं कि x अक्ष के लिए पहला मान 0 अंश होगा, दूसरा मान 90 अंश और तीसरा मान 90 अंश होगा। तो देखिए हम जान रहे हैं कि x अक्ष की दिक् कोज्याएं क्या क्या हो जाएंगी, cos 0 होता है 1, cos 90 0, cos 90 0, है ना। तो x अक्ष पर y निर्देशांक और z निर्देशांक 0 होते हैं, वैसे ही हम जानते हैं इस बात को। अब यहाँ पर y अक्ष के लिए देखिए, y अक्ष के लिए क्या होगा, y अक्ष के लिए पहला अंश x 90 डिग्री पर होगा और z भी 90 डिग्री पर होगा, केवल y 0 डिग्री पर होगा, यानी 0 1 0 ये हो जाएगा। और z अक्ष के लिए देखिए बच्चों, z अक्ष के लिए हम देखेंगे कि x भी 90 डिग्री पर होगा, y भी 90 डिग्री पर होगा, केवल z अक्ष ही 0 डिग्री पर होगा, है ना। z अक्ष के अनुदिश 0 डिग्री होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, cos 90 0, cos 90 0, cos 0 1। तो इसलिए यहाँ पर देखिए x अक्ष के लिए होगा 1 0 0, y अक्ष के लिए 0 1 0 और z अक्ष के लिए 0 0 1 होगा। सातवां यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन e टू द पावर x, फिर है fx प्लस f डैश x और इस पूरे का क्या है dx। तो ठीक है, यहाँ पर ले लेते हैं। ये जब हम दोनों को अलग अलग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, e की घात x इंटू fx प्लस इंटीग्रेशन e की घात x और f डैश x, है ना, इसका भी dx और इसका भी dx। तो जब हम पहले वाले को हल करेंगे, दूसरे वाले को अभी छोड़ देंगे, पहले वाले को हल करेंगे तो क्या होगा, देखिए पहले वाले को जब हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट, है ना, फर्स्ट fx को ले लिया फर्स्ट और सेकंड का समाकलन, सेकंड का समाकलन हो गया e की घात x माइनस पहले का अवकलन यानी f डैश x, पहले का अवकलन और दूसरे के समाकलन का समाकलन, दूसरे का समाकलन फिर से क्या हो गया e की घात x और पूरे का समाकलन। और इसके बाद का ये पद जैसे का वैसा लिख देंगे, जैसे का वैसा लिख देंगे। क्या है, e की घात इंटीग्रेशन e की घात x f डैश x dx। तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों सेम हैं, तो ये दोनों सेम आपस में कट जाएंगे। क्या बचेगा, fx e की घात x। तो ये बचेगा हमारा आंसर fx या e की घात x fx। ठीक है बच्चों, चलिए लेते हैं प्रश्न क्रमांक 3, सही जोड़ी मिलाइए। तो देखिए हम मिलाते हैं, यहाँ पर इंटीग्रेशन 10x है, इंटीग्रेशन 10x है, तो 10x का सीधे क्या हो जाएगा, माइनस लॉग cos x, माइनस लॉग cos x इसके सामने आ जाएगा। इंटीग्रेशन cot x dx है, cot x dx है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा log sin x प्लस c, है ना, log sin x प्लस c हो जाएगा। इंटीग्रेशन sec x है, sec x है तो इसका हो जाएगा log sec x प्लस 10x। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए इंटीग्रेशन cosec x है, cosec x है तो ये आ जाएगा log cosec x माइनस cot x प्लस c। अब यहाँ पर आगे देखिए ये हमारे पास एक सारणिक दिया हुआ है, तो ये हो गया cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, cos 2x का फॉर्मूला है तो ये आ जाएगा cos 2x। फिर sin 2x का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले sin 2x का हो जाएगा cos 2x और 2x का हो जाएगा 2, तो ये हो गया यहाँ पर 2 cos 2x। चौथा प्रश्न है, प्रत्येक
का एक शब्द वाक्य में उत्तर देना है। तुच्छ संबंध किसे कहते हैं? रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध को हम क्या कहते हैं? तुच्छ संबंध कहते हैं। अब दूसरा हमारे पास क्या है? साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान क्या होगा? 1/√2 का मुख्य मान क्या होगा? π/4 होगा। 1/√2 का मुख्य मान होगा π/4। स्तंभ आव्यूह किसे कहते हैं? जिस आव्यूह में केवल एक ही स्तंभ है उस आव्यूह को हम क्या बोलते हैं? स्तंभ आव्यूह कहते हैं। सदिश i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप का परिमाण, i कैप j कैप और k कैप का परिमाण ज्ञात करना है। तो कैसे होगा इसका परिमाण? √i² प्लस j² परिमाण के रूप में लेंगे तो i² प्लस j² प्लस k², है ना, ये हो गया इसका परिमाण। तो ये कितना हो जाएगा? √1 प्लस 1 प्लस 1 यानी √3। इसका परिमाण कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। पांचवा लेते हैं यहां पर, यदि a और b स्वतंत्र घटनाएं हैं तब pa इज इक्वल टू 0.3 और pb इज इक्वल टू 0.4, तब b/a यानी a के घटित होने के बाद b की प्रायिकता का क्या मान होगा? तो हम जानते हैं चूंकि a और b स्वतंत्र घटनाएं हैं तो हमें पता है कि a इंटरसेक्शन b की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ b के बराबर होती है। तो क्या हो जाएगी? 0.3 इंटू 0.4 क्या हो जाएगा? 312, 0.12 हो गया। अब 0.12 हो गया तो अब हमें क्या ज्ञात करना है? प्रोबेबिलिटी b/a। तो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी a इंटरसेक्शन b अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ a, है ना, जो नीचे रहता है उसे ही नीचे रखना है, ये ध्यान रखना है बच्चों अपने को। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 0.12 अपॉन 0.3, 312 कितना आ जाएगा यहाँ पर? 4। अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर कितने संख्या के बाद दशमलव है? 2 संख्या के बाद। अब यहाँ पर जब हम 2 संख्या के बाद दशमलव को आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0.4 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 0.4 आ जाएगा बच्चों यहाँ पांचवे का उत्तर। फिर यहाँ देखिए छठवा है, cos sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है मॉड उसका, तो क्या हो जाएगा? ये हमें पता है कि cos, है ना, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x की वैल्यू होती है π/2, cos π/2 की वैल्यू होती है 0। इस पूरे का मान कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब हमारे पास छठवा है, सातवां प्रश्न देखेंगे। अब सातवां क्या दिया हुआ है देखिए। हाँ, एक उत्पाद, हम इसे थोड़ा ऊपर बढ़ा देते हैं। हाँ, अब यहां लेते हैं, एक उत्पाद की x इकाइयों से प्राप्त कुल आय रुपए में rx दिया गया है, 3x वर्ग धन 36x धन 5 से प्रदत्त है। जब x बराबर 15 तो सीमांत आय ज्ञात करना है। अब कुल आय का, है ना, कुल आय हमें क्या दी गई है? rx इज इक्वल टू दिया हुआ है 3x वर्ग धन 36x धन 5। तो हमें सीमांत आय ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? d/dx 3x² प्लस 36x प्लस 5, इसका जब हम अवकलन कर देंगे तो 6x धन 36 बचेगा। अब x बराबर कितने पर? 15 पर। x बराबर 15 पर हमें क्या ज्ञात करना है? सीमांत आय ज्ञात करना है। तो यहाँ पर रख देंगे 6 गुणा 15 धन 36, ये हो गया 90 धन 36 यानी 126। इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 126। पांचवें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य लिखिए। अवकल समीकरण दिया हुआ है कि कोटि 2 है क्या? बिल्कुल, यहाँ पर कोटि कितनी है? 2 है। यह कथन कैसा है? सत्य है। दूसरा देखिए, सदिश दिया हुआ है हमें, a है b है, के बीच का कोण ज्ञात करना है। बीच का कोण क्या होगा? cos थीटा इज इक्वल टू a.b mod a और mod b। इससे हमारा निकलेगा a.b, पहले निकाल देंगे अंश में। a.b कैसे निकलेगा? ये देखिए, i का i से हुआ तो 1 हुआ, फिर j का j माइनस j है तो -1 हुआ, a का k से हुआ तो -1 हुआ। अब इनका मॉड ले लेंगे, नीचे मॉड ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? देखो बच्चों,
एक का वर्ग ऋण एक का वर्ग यानी √3 इंटू यहाँ भी एक का वर्ग ऋण एक का वर्ग और एक का वर्ग यानी यहाँ भी √3, यहाँ हो जाएगा 1 -1/3 जो है cos 60 की वैल्यू है क्या? नहीं है, cos 60 की वैल्यू नहीं है, इसका मतलब ये कथन असत्य है। तीसरा देखिए, अवकल समीकरण दिया हुआ है का समाकलन गुणक e की घात -x है क्या? तो e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx ये होता है समाकलन गुणक। तो इंटीग्रेशन p dx p कितना है यहाँ -1 है, तो e टू द पावर इंटीग्रेशन -1 dx इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर -x है ना, e टू द पावर -x हो जाएगा। तो ये कथन कैसा है? सत्य कथन है, यह कथन सत्य है। अब देखिए f(x → y) एक आच्छादक फलन है, तब f का परिसर y है। बिल्कुल, यदि आच्छादक फलन है यानी जो कोडोमेन है और परिसर है वो समान है, कोडोमेन और परिसर यदि समान है तो यह कथन हो जाएगा सत्य। आगे देखिए, tan 1 1/2 प्लस tan 1 1/3 इज इक्वल टू tan 1 1/5। ये हमको प्रूफ करना है कि ये सत्य है या असत्य है। तो देखते हैं, अब ये हो जाएगा tan 1, देखिए tan 1 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। चलिए इसको हल करते हैं, क्या आ जाएगा? अब यहाँ आ जाएगा tan 1 अंश में हो जाएगा 6, हर में हो जाएगा 5 और यहाँ पर हो जाएगा, देखिए ये 6 5/6, 5/6 ऊपर भी हो गया और 5/6 नीचे भी हो गया, तो 5/6 से 5/6 कट जाएगा। tan 1 कितना हो गया 1, तो 1 होता है π/4 और जबकि यहाँ पर कितना है tan 1 1/5, यानी ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो यह कथन कैसा है? असत्य है। फिर आगे देखिए बच्चों, आगे हम देखते हैं यहाँ पर यदि a एक अवयव है जो कि n गुणा n का अवयव है और b एक अवयव है जो n गुणा p का अवयव है, तो क्या कह रहा है? ab की कोटि क्या होगी? तो जो n से n हो जाएगा, n से सीधे ये ध्यान रखेंगे n इंटू p होगी, m इंटू p होगी, यहाँ लिखा है, बिल्कुल लिखा है, तो ये कथन हो जाएगा सत्य। तो बच्चों 2023 के बोर्ड एग्जाम के पेपर का हल हमारा यही समाप्त होता है। धन्यवाद।